घड़ी में रात के 11:45 हो रहे थे। मेरी काली मर्सिडीज मुंबई पुणे हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। बाहर का मौसम मेरे मिजाज की तरह ही बिगड़ैल था। आसमान रह रह कर गरज रहा था और बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं, विक्रांत सिंघानिया, देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी सिंघानिया ग्रुप का अकेला वारिस और सीईओ, आज एक बहुत बड़ी डील हार कर आ रहा था। गुस्से और हताशा में मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी और खुद स्टीयरिंग थाम ली थी। मुझे रफ्तार पसंद थी, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो मेरे शोर भरे दिमाग को शांत कर सकती थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। सुनसान हाईवे, जहां दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं था। वहां एक पीली साड़ी पहने एक लड़की बारिश में भीगती हुई खड़ी थी। उसकी स्कूटी शायद खराब हो गई थी और वो उसके बगल में खड़ी होकर किसी गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर मैं किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकता, दुनिया मतलबी है और मैं उससे भी बड़ा मतलब परस्त। लेकिन आज न जाने क्यों मेरे पैर ने अपने आप ब्रेक दबा दिया। शायद उस लाल रंग की स्कूटी के पास खड़ी वो पीली साड़ी वाली लड़की इस काले अंधेरे में एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। मैंने गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोकी और शीशा नीचे किया। बारिश की बौछार सीधे मेरे चेहरे पर आई। गाड़ी खराब हो गई है? मैंने ऊंची आवाज में पूछा, ताकि बारिश के शोर में उसे सुनाई दे। वो लड़की घबराई हुई सी पीछे हट गई। उसने अपना पल्लू कसकर पकड़ रखा था। उसके बाल पूरी तरह भीगकर उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसने डरते हुए कहा, जी वो टायर पंचर हो गया है और फोन में नेटवर्क नहीं है। उसकी आवाज में एक कंपन था, शायद ठंड से या शायद डर से। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आ जाओ, इस तूफान में यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें आगे शहर तक छोड़ दूंगा। वो हिचकिचाई, नहीं, मैं इंतज़ार कर लूंगी, कोई ना कोई। मैडम, रात के 12 बज रहे हैं। इस हाईवे पर ट्रक वालों के अलावा कोई नहीं मिलेगा और हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता। मैंने थोड़ा व्यंग्य और थोड़ी संजीदगी से कहा। हालांकि शराफत और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। बादल इतनी जोर से गरजा कि वो चीख पड़ी। मजबूर होकर उसने मेरी बात मान ली और पिछली सीट पर बैठने के लिए बढ़ी। आगे बैठो, मैंने आदेश दिया। मैं ड्राइवर नहीं हूं। वो चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, गीली मिट्टी और एक भीनी सी चमेली की खुशबू ने मेरी कार के महंगे परफ्यूम की महक को दबा दिया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भाग दो। वो कौन थी? सन्नाटा तोड़ने के लिए मैंने पूछा। नाम? मीरा। उसने धीरे से कहा। मैं विक्रांत हूं। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस अपनी हथेलियों को रगड़ती रही। वो कांप रही थी। एसी चल रहा था और वो पूरी तरह भीगी हुई थी। मैंने एसी बंद किया और हीटर ऑन कर दिया। थैंक यू, उसने बुदबुदाया। मैंने कनखियों से उसे देखा। साधारण नैन नक्श, कोई मेकअप नहीं। माथे पर एक छोटी सी बिंदी जो बारिश में धुलने की कगार पर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो उन मॉडल्स की तरह नहीं थी जिनके साथ मैं अक्सर पार्टियां करता था। इसमें एक अपनापन था, एक ठहराव था। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैंने पूछा। हॉस्पिटल। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मेरी माँ, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं पुणे से आ रही थी, दवाइयाँ लेकर। मुझे अब समझ आया कि वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सीधे हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, मैंने कहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम कुछ किलोमीटर ही चले थे कि सामने एक विशाल पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ मिला। तूफान की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। धत तेरी की! मैंने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मैंने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन पीछे से भी एक लैंडस्लाइड की खबर रेडियो पर आ रही थी। हम फंस चुके थे। हाईवे का ये हिस्सा अब एक टापू बन गया था। अब क्या होगा? मीरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे माँ के पास जाना है। रास्ता खुलने में सुबह हो जाएगी मीरा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा एक फार्म हाउस है। आज रात हमें वहीं रुकना पड़ेगा। गाड़ी में बैठना सुरक्षित नहीं है। वो रोने लगी। मुझे रोती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसका रोना मुझे परेशान नहीं, बल्कि विचलित कर रहा था। मैं उसका रक्षक बनना चाहता था। मैंने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार दी। भाग 3। फार्म हाउस का रहस्य। मेरा फार्म हाउस जंगल के बीच बना एक आलीशान बंगला था। वहां का केयरटेकर रामू हमें देखकर हैरान रह गया। साहब, इतनी रात को? रास्ता बंद है रामू। मैडम के लिए गेस्ट रूम तैयार करो और कुछ गर्म खाने को लाओ, मैंने हुक्म दिया। मीरा अभी भी कांप रही थी। मैंने उसे एक तौलिया और अपनी एक ओवरसाइज टी शर्ट दी।
अपने गीले कपड़े बदल लो वरना निमोनिया हो जाएगा, मैं हॉल में हूँ। वो चली गई। मैं विस्की का ग्लास बनाकर सोफे पर बैठ गया। मेरे दिमाग में अभी भी वो डील घूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे मीरा की छवि उस पर हावी होने लगी। वो सादगी, वो डर, वो मासूमियत, मुझे वो चाहिए थी। मुझे चीज़ें हासिल करने की आदत थी, चाहे वो बिजनेस डील हो या कुछ और। तभी मीरा बाहर आई। मेरी काली टी शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके खुले गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने मैंने घर पर कॉल करने की कोशिश की, पर नेटवर्क नहीं है, उसने कहा। लैंडलाइन डेड है, तूफान की वजह से। मैंने झूठ बोला। लैंडलाइन ठीक था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस रात हमारे बीच आए। वो सोफे के कोने में जाकर बैठ गई। तुम क्या करती हो मीरा? मैंने पूछा। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और पेंटिंग का शौक है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जाना कि वो बहुत साधारण परिवार से है। पिता नहीं है, सिर्फ बीमार माँ है। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। बात करते करते उसे नींद आने लगी। तुम सो जाओ, मैंने कहा। वो उठी, लेकिन तभी उसका पर्स नीचे गिर गया। उसमें से कुछ सामान बिखर गया। मैं मदद के लिए झुका। मेरी नज़र एक डायरी पर पड़ी जो खुल गई, और उस खुले पन्ने पर चिपकी एक तस्वीर ने मेरी पैरों तले जमीन खिसका दी। वो तस्वीर मेरी नहीं थी, वो तस्वीर रोहन की थी। रोहन मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर और मेरे लिए भाई से भी बढ़कर। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, रोहन। मेरा दिमाग सन्न रह गया। ये वही लड़की है? रोहन पिछले 6 महीने से किसी खास लड़की का जिक्र कर रहा था, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसने कभी मुझे उससे मिलवाया नहीं था। उसने कहा था वो वक्त आने पर सरप्राइज देगा। तो ये मीरा ही है, मेरे जिगरी यार की महबूबा। मैं मीरा को देखता रहा। वो पर्स समेट रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने वो तस्वीर देख ली है। एक आदर्श इंसान होता तो पीछे हट जाता, अपने दोस्त की अमानत समझकर उसकी रक्षा करता। लेकिन मैं विक्रांत सिंघानिया हूँ। मुझे त्याग शब्द से नफरत है। जिस पल मुझे पता चला कि ये रोहन की पसंद है, मेरे अंदर की ईर्ष्या और अधिकार की भावना जाग उठी। रोहन के पास हमेशा मुझसे बेहतर चीजें रही हैं, बचपन से, चाहे वो खिलौने हों, नंबर या माता पिता का प्यार। लेकिन अब और नहीं। ये लड़की, ये हीरा अब मेरा होगा। भाग 4, साजिश का जाल। मीरा सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं पूरी रात शराब पीता रहा और योजना बनाता रहा। सुबह होते होते बारिश रुक गई थी। करीब 7 बजे मीरा जागी। वो बहुत परेशान लग रही थी। विक्रांत जी, मुझे जाना होगा माँ। मैंने हॉस्पिटल में पता करवा लिया है मीरा। मैंने एक और झूठ बोला। मेरी टीम ने उन्हें शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। वो अब खतरे से बाहर है। हकीकत में मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उसे रोकना था। उसके चेहरे पर राहत की सांस आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? नाश्ता करके, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ते की मेज पर मैंने अपना पासा फेंका। वैसे मीरा, तुम किसी को डेट कर रही हो या शादीशुदा हो? वो शर्मा गई। नहीं, शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन एक इंसान है, रोहन। मेरा दिल जला, लेकिन चेहरे पर मैंने हैरानी का भाव लाया। रोहन? रोहन खन्ना? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? उसकी आंखों में चमक आ गई। जानता हूं, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, मैंने हंसते हुए कहा। फिर अचानक मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अपनी आवाज में सहानुभूति घोल ली। ओह, तो तुम वो हो। मेरी टोन सुनकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या मतलब? मैंने चम्मच रख दी और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मीरा, क्या रोहन ने तुम्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। कि वो अगले हफ्ते लंदन जा रहा है, हमेशा के लिए? हाँ, उसने कहा था कि वो काम से जा रहा है। काम से नहीं मीरा। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा हो। वो वहां शादी करने जा रहा है, तान्या मल्होत्रा से। ये बहुत बड़ी बिजनेस मर्जर डील है। दोनों परिवारों ने ये तय किया है। ये झूठ है। मीरा खड़ी हो गई। रोहन मुझसे प्यार करता है, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। मैं अपनी जगह से उठा नहीं। मैंने अपना फोन निकाला, जिसमें मैंने रात को ही रोहन और तान्या की एक पुरानी पार्टी की फोटो को फोटोशॉप करके सगाई जैसा बना दिया था। मुझे अफसोस है मीरा, रोहन मेरा दोस्त है, लेकिन मैं किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकता। देखो इसे। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। फोटो में रोहन तान्या को अंगूठी पहना रहा था। मीरा के हाथ कांपने लगे।
फ़ोन उसके हाथ से छूटकर मेज़ पर गिर गया। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था और उस टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने के लिए मैं तैयार बैठा था। भाग 5 विश्वासघात और कब्जा। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुझे धोखा दिया विक्रांत जी, उसने मुझे। वो हिचकियों के बीच बोल रही थी। मैंने अपना सब कुछ उसे मान लिया था। मैंने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। शांत हो जाओ मीरा, वो तुम्हारे लायक नहीं था। जो आदमी अपने फायदे के लिए प्यार का सौदा कर दे, उसके लिए आंसू मत बहाओ। उस दिन मैंने मीरा को घर नहीं जाने दिया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि इस हालत में उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उसकी माँ का सच में एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज शुरू करवा दिया और मीरा को ये दिखाकर उसका भरोसा जीत लिया कि मैं ही उसका असली शुभचिंतक हूँ। अगले 2 दिन तक मैंने उससे रोहन से संपर्क नहीं करने दिया। मैंने कहा कि रोहन